नमस्ते स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका एलएलबी स्टूडेंट अड्डा में। आज हम एक ऐसे कानून की गहराई में उतरेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि जिसे इंडियन एनवायरमेंटल लॉ की रीढ़ की हड्डी, अ बैकबोन माना जाता है, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। पर सोचिए, क्या आप जानते हैं कि इस देश के सबसे पावरफुल एनवायरमेंटल एक्ट के पीछे एक बेहद दर्दनाक, एक ऐसी काली रात है जिसने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली और पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी की। आज हम समझेंगे कि कैसे उस एक भयानक हादसे ने भारत को ये मजबूत कानून बनाने पर मजबूर कर दिया। यही वो मंजर था, यही वो हादसा था जिसने साफ साफ साबित कर दिया कि हमारे उस वक्त के जो कानून थे, जैसे वाटर एक्ट और एयर एक्ट, वो ऐसी विषम परिस्थितियों से, ऐसी ट्रेजेडी से निपटने के लिए बिल्कुल नाकाफी थे। एक लीगल वैक्यूम था, एक बहुत बड़ी कमी थी जिसे भरने की सख्त जरूरत थी, और उसी जरूरत से पैदा हुआ ये कानून। ओके, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा सफर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड रहेगा। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि आखिर इसे अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहते हैं, फिर इसके सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिली हुई सुपर पावर्स, पोल्यूशन रोकने के नियम और सजा क्या है, और आखिर में उन लैंडमार्क केसेस को डिस्कस करेंगे जिन्होंने इस कानून को और भी धारदार बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इस कानून को आखिर अम्ब्रेला एक्ट यानी एक छतरी कानून क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है? देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1972 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई जहां इंडिया ने एनवायरनमेंट को बचाने का एक इंटरनेशनल प्रॉमिस किया। इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में एनवायरनमेंट से जुड़ी ड्यूटीज शामिल की गई। लेकिन असली आग लगी 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी से, जिसने साफ कर दिया कि मौजूदा कानून सिर्फ कागजी थे। तब जाकर 1986 में ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट लाया गया। इस एक्ट को अपनी पावर सीधे संविधान से मिलती है। आर्टिकल 253 पार्लियामेंट को स्टॉकहोम जैसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए कानून बनाने की पावर देता है। फिर आर्टिकल 48A स्टेट की जिम्मेदारी तय करता है और 51AG हम सब नागरिकों की। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट करके कहा कि साफ सुथरा एक हेल्दी एनवायरनमेंट पाना हर नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। चलिए अब इस एक्ट की लीगल डिक्शनरी को खोलते हैं। देखिए, किसी भी कानून को मास्टर करने का पहला रूल है उसके शब्दों को, उसके डेफिनेशंस को ठीक से समझना। यही वो नींव है जिस पर पूरा कानून खड़ा होता है। अब ये जो सेक्शन 2 की डेफिनेशंस है ना, इनमें बहुत गहराई है। देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ हवा, पानी या जमीन नहीं है, बल्कि इन सब का आपस में और इंसानों, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है वो इसमें शामिल है। यही इस एक्ट को इतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। और ऑक्यूपायर की डेफिनेशन पर गौर कीजिए, पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स। इसका मतलब साफ है, अगर फैक्ट्री से पोल्यूशन होता है तो कंपनी किसी छोटे मोटे एम्प्लॉय पर जिम्मेदारी डालकर नहीं बच सकती। सीधे डायरेक्टर या मैनेजर जिम्मेदार होंगे। अकाउंटेबिलिटी ऊपर तय की गई है। अब आते हैं इस एक्ट के सबसे अहम हिस्से पर, वो सेक्शंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी जबरदस्त शक्तियां देते हैं जो इसे सच में एक सुपर लॉ बनाती हैं। यही इस एक्ट के टीथ्स हैं, इसकी असली ताकत। सेक्शन 3 तो एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने की अनलिमिटेड पावर देता है। ये एक ब्लैंकेट पावर है। फॉर एग्जाम्पल, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन यानी CRZ रूल्स हैं, जिसके तहत समुद्र के किनारे कंस्ट्रक्शन पर रोक है, वो इसी सेक्शन 3 की पावर से बनाए गए हैं। और अब देखिए सेक्शन 5। ये इस एक्ट का सबसे पोटेंट, सबसे डायरेक्ट वेपन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो किसी भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को बंद करने या उसकी बिजली पानी की सप्लाई रोकने का डायरेक्शन दे सकती है। और इसके लिए कोर्ट के लंबे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सोचो, अगर कोई फैक्ट्री बिना ट्रीटमेंट के केमिकल नदी में बहा रही है तो सरकार सेक्शन 5 के तहत उसे तुरंत बंद करवा सकती है। डायरेक्ट एक्शन। लेकिन ये शक्ति मनमानी नहीं है। रूल 4 इसमें नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल डालता है, एक बैलेंस बनाता है। डायरेक्शन देने से पहले एक रिटन नोटिस देना जरूरी है और सामने वाली पार्टी को ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त मिलता है। हाँ, अगर मामला ग्रेव इंजरी टू द एनवायरनमेंट का हो, जैसे अचानक कोई बड़ा केमिकल लीक हो जाए, तो इन स्टेप्स को बायपास करके तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून तो बन गया, पावर्स भी मिल गईं, पर इसे जमीन पर लागू कैसे किया जाएगा?
अब हम इस एक्ट की एनफोर्समेंट मशीनरी और जो सजा के प्राविधान हैं, पेनल्टीज हैं, उनको समझेंगे। सेक्शन 7 और 8 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क है, इसे ध्यान से समझिए। सेक्शन 7 आउटकम पर फोकस करता है, जैसे एक चिमनी से निकलने वाले धुएं की एक लिमिट है, आप उससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर सकते, सिंपल। जबकि सेक्शन 8 प्रोसेस पर फोकस करता है, मतलब आप खतरनाक केमिकल्स को कैसे हैंडल, स्टोर या ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड सेफ्टी रूल्स फॉलो करने ही होंगे, भले ही अभी तक कोई लीक ना हुआ हो। प्रोसेस सही होना चाहिए। आपके एग्जाम्स के लिए ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक है, सेक्शन 11 का सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर। ये इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर इस प्रोसीजर में ज़रा सी भी चूक हुई, जैसे ऑफिसर ने नोटिस नहीं दिया या ऑक्यूपायर के सामने सैंपल सील नहीं किया, तो वो सैंपल कोर्ट में एविडेंस के तौर पर मान्य नहीं होगा। एक छोटी सी गलती से पूरा का पूरा केस खारिज हो सकता है। तो क्या है कानून को तोड़ने की सजा? काफी सख्त है। सेक्शन 15 के मुताबिक पहली गलती पर 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, और अगर गलती जारी रहती है तो हर दिन के लिए 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा फाइन लगेगा। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, एक डेटरेंट बनाना है, ताकि इंडस्ट्रीज पोल्यूशन करने से डरें। और जिम्मेदारी किसकी होगी? यहाँ सेक्शन 16 कंपनी के लिए और सेक्शन 17 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल लागू करता है। यानी कंपनी के केस में डायरेक्टर से लेकर मैनेजर तक हर इंचार्ज व्यक्ति जिम्मेदार माना जाएगा। सिर्फ एक ही सूरत में बचा जा सकता है, अगर वो ये साबित कर दें कि गलती उनकी जानकारी के बिना हुई और उन्होंने इसे रोकने के लिए ऑल ड्यू डिलिजेंस यानी हर संभव कोशिश की थी। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मुझे पता नहीं था, आपको प्रूफ करना होगा कि आपने सेफ्टी ऑडिट्स किए, एम्प्लॉय ट्रेनिंग जैसे जरूरी कदम उठाए थे। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशियल एक्टिविज्म से और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। अब हम कुछ ऐसे लैंडमार्क केसेस और उनसे निकले प्रिंसिपल्स को देखेंगे जिन्होंने इंडियन एनवायरमेंटल लॉ का चेहरा ही बदल कर रख दिया। पहले ब्रिटिश एरा का एक प्रिंसिपल चलता था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसके अनुसार अगर आप कोई खतरनाक चीज रखते हैं और उससे नुकसान होता है तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन इसमें एक्ट ऑफ गॉड जैसे कई एक्सेप्शंस थे, जिनका फायदा उठाकर कंपनीज अक्सर बच निकलती थीं। भोपाल ट्रेजेडी के ठीक बाद दिल्ली में ओलियम गैस लीक केस हुआ और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। जस्टिस पीएन भगवती ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के पुराने ब्रिटिश प्रिंसिपल को नकारते हुए एक नया 100% मेड इन इंडिया प्रिंसिपल बनाया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसके तहत अगर आप कोई हैजरस इंडस्ट्री चला रहे हैं और कोई हादसा होता है तो आपकी जिम्मेदारी एब्सोल्यूट है, कोई बहाना नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं, आपको कॉम्पेंसेशन देना ही होगा। फिर वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 और अहम प्रिंसिपल्स को भारत के कानून का हिस्सा घोषित कर दिया। पहला, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, जिसका मतलब है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब किसी प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को खतरे का अंदेशा हो तो उसे पहले ही रोको, 100% साइंटिफिक प्रूफ का इंतजार मत करो। दूसरा, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, बहुत सिंपल, जो गंदगी फैलाएगा वही सफाई का खर्चा उठाएगा। तो अब ये टेबल देखिए और आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि ईपीए को अम्ब्रेला एक्ट क्यों कहते हैं। जहां पुराने वाटर और एयर एक्ट सिर्फ अपने अपने मीडियम तक सीमित थे, ईपीए का स्कोप होलिस्टिक है। जहां पहले पावर स्टेट बोर्ड्स के पास थी, यहां सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम अथॉरिटी बनाया गया। और सबसे बड़ा फर्क, इंडस्ट्री बंद करने की डायरेक्ट पावर जो पहले नहीं थी। यही इसे सभी एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर एक छतरी की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह स्थापित करता है। चलिए अब फाइनल लैप का टाइम है, एक सुपर फास्ट रिवीजन, ताकि सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएं। सब कुछ 30 सेकंड में। रेडी हो? लेट्स गो। क्यों बना भोपाल ट्रेजेडी एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? की डेफिनेशंस, एनवायरनमेंट का इंटर रिलेशनशिप और ऑक्यूपायर। सुपर पावर्स, सेक्शन 3 का ब्लैंकेट पावर, सेक्शन 5 का डायरेक्ट क्लोजर। एनफोर्समेंट, सेक्शन 11 का सैंपल प्रोसीजर और सेक्शन 15 की सख्त पेनल्टी। लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, कोई एक्सेप्शन नहीं। और इन सभी वजहों से ये है अम्ब्रेला एक्ट। बस इतना ही है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जवाब पर। पहला सवाल, सेक्शन 19 के तहत सिटीजन सूट का प्रावधान क्या है? इसका जवाब है कि कोई भी आम नागरिक, आप या मैं, किसी भी पोल्यूटर के खिलाफ सीधे कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, कंप्लेंट फाइल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को 60 दिन का एक नोटिस देना अनिवार्य है। ये नोटिस इसलिए होता है ताकि सरकार को एक्शन लेने का एक मौका मिल सके। अगर सरकार 60 दिन में एक्शन नहीं लेती तब नागरिक कोर्ट जा सकता है। अगला सवाल जो अक्सर पूछा जाता है,
क्या एक कंपनी का डायरेक्टर सेक्शन 116 के तहत अपनी क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकता है? जवाब है हाँ, बच सकता है, लेकिन ये बेहद मुश्किल है। उसे 2 बातें साबित करनी होंगी। पहला कि ये जुर्म उसकी जानकारी के बिना हुआ, और दूसरा, और ये सबसे ज़रूरी है, कि उसने इसे रोकने के लिए ऑल ड्यू डिलिजेंस यानी हर तरह की सतर्कता बरती थी। उसे डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, सेफ्टी ऑडिट्स के थ्रू ये प्रूव करना होगा। और अब एक सवाल आपके लिए। आज के दौर में जहां बड़ी-बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का मुनाफा कमाती हैं, क्या उन पर लगाए गए 1 लाख के जुर्माने का कोई असर होता है, या वो इसे बिजनेस करने की लागत मान लेती हैं? क्या कानून को अब जुर्माने से ज्यादा उस कंपनी का ऑपरेशन बंद करने और डायरेक्टर्स पर क्रिमिनल केस चलाने पर फोकस करना चाहिए? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।